सियासत में वोट बैंक हमेशा ही मजहबी लकीरों से बंटते आए हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि अब ये बयानों में भी दर्ज हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं श्वेत पत्र। अगर 80 बनाम 20% की बात होती है तो क्या 20% एक मुश्त ही वोट डालता है? क्या वाकई उसी मजहबी बंटवारे की बात यहां पर की गई है जो हमेशा से भारतीय राजनीति में और खासकर उत्तर प्रदेश में जरूर नजर आती रही? क्या विकास उस एजेंडे का अहम हिस्सा होता है? ये सारे सवाल आज हम उस मुस्लिम समुदाय के सामने रखने आ रहे हैं जिनके दावेदार भी बहुत हैं तो तुष्टीकरण करते हुए कहलाते हैं। अगर उनके वोटों की दावेदारी नहीं हो तो वो ध्रुवीकरण कहलाता है। वोट बैंक किसी नेता के लिए सबसे सुकून भरा शब्द, पर जनता के लिए क्या मायने हैं? कितने सालों से रहते हैं? हम लोग तो 200 साल से। 200 साल से? 200। हाँ, यहाँ पे पूरा पुश्तैनी है यहाँ पे हम लोग। चीजें कुछ बदलती हैं यहाँ पे? हाँ, बदली तो है, खैर काफी सब रहन सहन बदल गया लोगों का, सब रोड बन गया, कुआं बन गया, मतलब बदलाव तो है, लेकिन ये कि वो तरक्की याफ्ता जिसे कहते हैं वो चीज नहीं है। विकास कहाँ, विकास हो जाए तो फिर क्या है? आपको धर्म की बात सुनना अच्छी लगती है या विकास की बातें चाहिए? हमें तो अपने धर्म की जो है बात चाहिए। मैं तो कहता हूँ मुसलमानों को जहाँ जो सही लगे उसके साथ जाना चाहिए। ये क्या बात है कि बीजेपी के खिलाफ जाएंगे? क्यों जाएंगे बीजेपी के खिलाफ? अच्छा, और बीजेपी को भी मुसलमानों को लेने में क्यों परहेज है? 80 बनाम 20 के विभाजन ने चुनावी माहौल को बहस का सबसे बड़ा मुद्दा दे दिया, पर जनता ने क्या उस हिस्सेदारी को स्वीकार कर लिया? हर प्रकार का विकास, समग्र विकास, हम केवल भौतिक विकास की बात नहीं करते हैं, हम समग्र विकास की बात करते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नयन के लिए भी कार्य होना चाहिए। जैसे हम लोग मानते हैं कि अल्लाह ने सब कुछ बनाया है या ईश्वर ने बनाया है, तो वो साकार रूप से समझाया हमारी मातृभाषा हिंदी ने कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया जो है वो एक परिवार है। नफरत की राजनीति आसानी से हो नहीं पाएगी। ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम मुस्लिम हैं, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक हिंदुस्तानी है हम, और हमने देखा है कि अरब में क्या हुआ, जाति धर्म की राजनीति ने क्या किया। ISIS एक आतंकी संगठन था, उनके नाम के आगे इस्लाम आता था, इस्लामिक स्टेट आता था, लेकिन उनको स्टेट चाहिए था, उनको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था। कट्टरपंथ जो है वो सिर्फ आपको नफरत की आंख में झोंक सकता है और सबका हमें समर्थन मिलेगा। 20% वोटों में ये सपा, बसपा, कांग्रेस आदि जो राजनीतिक दल है उसके अंदर सिमट करके रह जाएंगे, क्योंकि ये जातिवादी राजनीति करते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये गुंडों, अपराधियों, माफियाओं को संरक्षण देने वाली राजनीति। मुस्लिम मतदाता अपने पारंपरिक मतभेद भुलाकर क्या एक होकर सोच रहा है? इतिहास अगर यहाँ की जो हिस्ट्री है, थोड़ा बैकग्राउंडर वो समझने की कोशिश करें। ऐसा इलाका बताया जाता था कि बहुत ज्यादा शिया सुन्नी दंगे भी देखने के लिए यहाँ पर मिलते थे। क्या ये हकीकत? जी हाँ, ये बात तो सही। ये दंगे होते क्यों हैं शिया सुन्नी? ये इसका तो बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, लेकिन बाबरी मस्जिद का जब ताला खुला 1986 में, उसके बाद से फिर ये दंगे बिल्कुल खत्म हो गए थे। फिर ये लगभग 2 दशक तक कोई दंगा नहीं हुआ। फिर 2005 में फिर से एक स्मॉल लिटिल रायट हुआ था, लेकिन अब रायट्स कहाँ हो रहे हैं? अब रायट्स नहीं होते। पहले जाहिर है 67 में हुआ, फिर 71 में हुआ, 74 में हुआ, 77 में हुआ, तो वो डिवीजन ऑफ वोट्स था। जनता कहती तो है कि मजहबी सियासत मंजूर नहीं, पर कौन है जो मजहब की सियासत नहीं करता? क्या आपको लगता है कि कुछ मोहल्लों को खास टारगेट?
नहीं, कोई खास मोहल्ले को टारगेट नहीं किया गया है। मैं ये नहीं कह सकता कि किसी खास मोहल्ले को टारगेट किया गया है, लेकिन जो जमीन पे काम होना चाहिए था वो जमीन पे कुछ और है, पेपर वर्क कुछ और है। नेताओं को मजहबी बातें करनी चाहिए या काम की? नेताओं को काम की भी बातें करनी चाहिए, मगर वो जो है राजनीति बस चल रही है, समझ लीजिए। कभी वो उनको कहते हैं, वो उनको कहते हैं, यही चलता है। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं सेम वैसे ही। आम लोगों के बारे में नहीं, आम लोगों के बारे में नहीं सोचा जाता है। सत्ता की साझेदारी में मुसलमानों की भूमिका बीते कुछ सालों में बदली है, लेकिन आजादी के बाद से अब तक और यूपी विधानसभा के पहले चुनाव से लेकर अब तक जो सियासी हैसियत रही वो कायम है। चाहे अनचाहे अपने नेताओं के लिए भी वो केवल वोट बैंक ही रह गए। बहुत सारी जो सियासत होती है उसमें मजहब की बात होती है, पर क्या मजहब की तरक्की के लिए कभी मेहनत तो बहुत की मगर तरक्की कुछ नहीं हुई। ये जो पार्टियां हैं जो कामकाज करते हैं उसमें कुछ आपको पसंद कुछ नापसंद ऐसी चीजें रहती हैं। सियासत अगर मजहब के नाम पर होती है तो सही है? नहीं, गलत है, नहीं होनी चाहिए। कौन है जो नहीं करता ऐसा? कोई भी, सब ऐसे ही है। सब इतना का तो कोई भी ऐसा नहीं जो नहीं करता। हर आदमी सियासत ही कर रहा है मजहब के नाम से। मजहब के नाम पर सब सियासत कर रहे हैं। आप चाहते हैं वो लोगों के लिए काम करें? हाँ, वो लोगों के लिए काम करना चाहिए। माशाअल्लाह से जब लैला जाती है तो फिर चुनाव आए हैं, फिर मोहल्लों और गलियों में सियासत की शहनाई बजने लगी है, लेकिन हर बार खुद मुद्दा बन जाने वाले मुसलमानों के मुद्दे क्या हैं? जब हार जीत के प्रतिशतों की बात चल ही निकली है तो मुसलमानों का दशमलव कहां लगने वाला है? ये सवाल चुनावी घोषणाओं के साथ फिर उठने लगे हैं। आज श्वेत पत्र में हम ये देखने और जानने निकले हैं कि यूपी के मुसलमान क्या 20% की राजनीतिक हिस्सेदारी और प्रभाव से सहमत हैं? मुसलमान किसी को जिताने के लिए वोट डालेंगे या हराने के लिए? विकास के मुद्दे पर क्या है मुसलमानों की राय? क्या शिया सुन्नी का मतभेद मतों में भी कायम है? क्या है यूपी की मुस्लिम महिलाओं का मिजाज? क्या मुसलमान वोट बैंक की छवि से आजाद होने को तैयार हैं? इन सवालों के साथ हम निकले हैं यूपी की मुस्लिम राजनीति की तंग गलियों में और दुकानों झरोखों से झांकते मुद्दों के चौक चौराहों पर। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। बैजू बावरा हो या मुगले आजम हो, नौशाद की एक एक रचना आपके दिल में एक हुक उठा देती है। ये उन्हीं नौशाद का घर बताया जाता है, उन्हीं के निशानी लोग याद तो करते हैं। यहां पर ताला जरूर उनके घर में पड़ा हुआ है, लेकिन एक दूसरे नजरिए से इसे समझिए ये कि अधिकतर जब आप मुसलमान आबादी किसी भी शहर में देखते हैं तो वो शहर का पुराना हिस्सा होता है, और शहर का पुराना हिस्सा होने के नाते आप कुछ इस तरह के ढांचे वहां पर देखेंगे, ऐसी नालियां वहां पर देखेंगे जो ढकी हुई नहीं है, बिजली के तार लटके हुए आपको नजर आ जाएंगे। अब क्या ये एक इत्तेफाक भर है या वाकई विकास से महरूम रह गए ये इलाके? ये घर बता रहे हैं बहुत ऐतिहासिक है। हाँ, ऐतिहासिक है। नौशाद साहब का घर है इसलिए ऐतिहासिक हो गया। नौशाद साहब यहाँ पर रहा करते? हाँ, रहा करते थे जवानी में। बचपना उनका, जवानी जब म्यूजिक कार नहीं गए थे बॉम्बे, उससे पहले यहीं पर वो सीखा करते थे, इसी एरिया में रहते थे वो। तो उस दौर में क्या कहते हैं कि मतलब यहाँ फिर तो गली की रौनक ही अलग रहती होगी? हाँ, मतलब उस टाइम पे वो बॉम्बे तो गए नहीं थे, म्यूजिक कार तो बने नहीं थे, यहाँ के जाने के बाद बने हैं वो। पहले तो वो म्यूजिक का वो शौक रखते थे, नीचे इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाया करते थे, उनको शौक था। पुराने लखनऊ की ये उतनी ही पुरानी बस्ती है। नौशाद के घर के ठीक सामने उन कारीगरों की रिहाइश है जो अपनी अंधेरी कोठरी में जरी के चमचमाते पोशाक तैयार करते हैं। लखनऊ की नफासत और नजाकत को अपनी दरार भरी उंगलियों से पहचान देते हैं। ये जो हाथ का काम आप लोग कर रहे हैं, इसकी तो कीमत बहुत मिलती होगी? जी नहीं, बिल्कुल कीमत नहीं मिलती, बहुत ही कम कीमत है, बिल्कुल ही कम कीमत। सबसे कम मतलब कीमत इसी मजदूरी इसी काम की है।
मतलब जैसे हम लोग हैंडमेड चीजें खरीदते हैं जब, कि अगर हाथ का काम किया हुआ है, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड करके बेचा जाता है तो बड़ी बड़ी कीमती चीजें मिलती हैं। हम लोग को नहीं मिलती, हम लोग को तो इसी मजदूरी मिलती है। क्या उम्र हो गया? मेरी उम्र 62 साल की है। जी हाँ। कब से कर रहे हैं? ये मैं करीब कर रहा हूँ 50 साल से कर रहा हूँ। जी हाँ। आज मेरी उम्र, आज मतलब 50 साल में यूं समझ लीजिए कि मैं कुछ भी नहीं बन पाया, मेरा अपना खुद का मकान नहीं। समय बदलता रहा, लोग बदलते रहे, हुनर वही रहा, नसीब भी वही रहा। तेजी से घूमती दुनिया में ये कहीं पीछे छूटते रहे। लोगों को इसके हैंड ओवर कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ बिल्कुल कम से कम मजदूरी, सारे काम की मजदूरी सबसे कम इसी में। कहीं भी किसी चाहिए। देखिए ये जितने लोग बोलते हैं, बड़े लोग जितने भी हैं, आप लोग तो बहुत महंगा खरीदती हैं इसको। ये आपके हाथ में जाएगा कम से कम नहीं तो 25,000 रुपए का। ये 25,000 रुपए का, और ये 2500 रुपए इनको मिलेंगे, हमको 2500 रुपए मिलेंगे। और कितना दिन लगता है एक ऐसा तैयार करने में? जी 15 दिन के काम के आपको 2500 मिलेंगे, जो बाजार में 25,000 में बिकेगा। जी हाँ। दुकानदार तो और ज्यादा बेच सकता है महंगा, लेकिन हम लोग जो मजदूरी हम लोग को नहीं मिलती। कारीगर हुआ करते थे, कारीगर है लेकिन अब करते नहीं है। क्यों नहीं करते? तो मजदूर है, कम से कम 500 रुपए उसको मिल जाते हैं। जो ईंटे गारे का काम करता है उसको 500 रुपए मजदूरी मिल जाती है, और हम उसके 8 घंटे काम करते हैं तो 150 रुपए हाथ में आते हैं। अब 150 में खाली हम अपने ही पेट नहीं पाल सकते तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? तो आप क्या करने लगे? अब हम दुकान पे एक नौकरी कर रहे हैं। शौक से या? शौक से क्या, वो मजबूरी है। अगर इसी में हमारे इतने पैसे पैदा होते तो हमें क्या जरूरत थी दूसरे की गुलामी करने की? हम अपना काम करते बैठ के। किसे क्या फर्क पड़ जाएगा, हुनर बचे या कारीगर रहे? पेट भरना है तो हाथों का काम छोड़ पैरों पर जिम्मा डालना ही होगा। रिक्शा चलाने से कमाई 100 रुपए ज्यादा हो जाती है। आप क्या करते हैं? हम जरिए काम करते थे। इस टाइम में काम तो बिल्कुल है ही नहीं पुरानी नकलों में, तो इसकी वजह से काम छोड़ना पड़ा है। तो यानी कि अब जो है काम नहीं है तो इसके वजह रिक्शा चलाते हैं। कभी जो है 200 कमा लिए, कभी 300 कमा लिए, इसमें तो परिवार चलने का नहीं है। कारीगर अब रिक्शा चला रहा है? जी, कारीगर अब रिक्शा चला रहे हैं, क्योंकि पुरानी नकलों में काम बिल्कुल ही खत्म हो गया। जहाँ 1000-2000 कारखाने थे, कारीगर थे, सब खत्म हो गए, सब टोटल रिक्शा चला रहे हैं इस टाइम पे। चुनावी माहौल में इन मोहल्लों में खूब गहमा गहमी होती है, पर क्या राजनीति से समाधान मिलेगा? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या राजनीति पर विश्वास है? गवर्नमेंट हम लोगों को भिखारी बना रही है, व्यापारी नहीं बना रही है। अगर व्यापारी बनाएगी तो हम लोग अपना सब काम उससे निपटा लेंगे। हमें फ्री का राशन मत दीजिए, आप रोजगार पैदा करिए। उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर आप रोजगार दीजिए। गरीबों के लिए योजनाएं तमाम हैं, लेकिन क्या इन गलियों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच पाता है? कितनों के पास आयुष्मान भारत कार्ड होगा? मेरे हिसाब से तो किसी के पास नहीं है। मैं गया था अभी कुछ दिन पहले, मेरी माँ बीमार रहती है, मैं गया था साइबर कैफे बनवाने। वहाँ पे मेरा नाम उन्हीं ने सर्च किया, कहने लगे जिनका जनगणना में नाम है सिर्फ उन्हीं का बन सकता है। लेकिन मैंने सर्च कराया, कहीं पे नाम नहीं। जबकि मैं आधार कार्ड ले गया, वोटर ID कार्ड ले गया, 2-3 साइबर कैफे 3-4 दिन तक दौड़ा, लेकिन कहीं कोई काम नहीं हुआ। सरकारी योजनाएं पहुंची हैं? सरकारी योजना है, कंट्रोल है, सरकारी राशन की दुकानें मिल रहा है। नेशनल सर्वे की एक रिपोर्ट ये बताती है कि यूपी का मुसलमान हर महीने औसतन 752 रुपए खर्च करने की हैसियत रखता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 988 रुपए। मुसलमान अपने इन हालात के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? ये सवाल तब और बड़ा हो जाता है जब हर दल अपने अपने स्तर पर चुनावी हवा के किले बांधने लगता है। यहाँ पर मैंने बाहर देखा कूड़े का अंबार है, दिक्कत आती है उससे? हाँ, बहुत आती है। गर्मियों में बहुत बदबू आती है, फैलती है। तो कभी हटाने के लिए किसी ने कुछ किया है? कोई आया है सरकारी विभाग से? कोई आया ही नहीं। और क्या आपको बेहतर चाहिए, क्या अच्छा होना चाहिए यहाँ पर? भाई हम लोग सफाई सुथराई चाहते हैं। हाँ। बस यही कि यहाँ से कूड़ा खाना हट जाए। हाँ। स्वच्छ भारत यहाँ पर नहीं है। क्या किया जाए, यहाँ तो बहुत कमजोर लोग हैं। कि आज की तारीख में कौन सी ऐसी 3 चीजें होंगी या कोई एक चीज जिसके लिए आप वोट करेंगे?
मुद्दा देखिए शिक्षा और गरीबों का उत्थान जो है वही है। देखिए अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है, जिससे अपराध बढ़ेंगे, शिक्षा का स्तर गिरता जाएगा। जो शिक्षित होंगे वो अमीर होंगे, और जब अमीर शिक्षित होंगे तो समाज के लिए वो क्या करेंगे। सरकारें तो इनके वोटों से बनती बिगड़ती हैं, लेकिन मोहल्ले वही रह जाते हैं। चुनावी मुद्दों में स्थानीय उम्मीदें और जरूरतें गुम हो जाती हैं। लखनऊ में जिस इलाके में है, यहाँ पर लंबे समय तक शिया सुन्नी के बीच संघर्ष का इतिहास रहा। कई दंगे ऐसे हुआ करते थे। अब बताया जाता है कि हाल फिलहाल में वहाँ पर अंकुश लगा है, लेकिन क्या सरकारी नीतियों के कारण या फिर वाकई कोई सौहार्द ने जन्म लिया है यहाँ पर? बात जो भी हो, सियासी फैसलों में भी ये दो तरह से ही सोचते हैं। पुराने लखनऊ का ये मोहल्ला सुन्नी मुसलमानों की बस्ती है। इससे थोड़ी सी दूरी पर तोप दरवाजे से लगी बस्ती शिया मुसलमानों की है। कहते हैं कि शिया सुन्नी के बीच विभाजन की लकीर इतनी गहरी है कि ये रहते भी अलग अलग हैं और वोट भी अलग अलग डालते हैं। पर क्या जिंदगी और हालात भी अलग हैं? साफ है, इस बस्ती में भी उपेक्षा की वही शिकायतें हैं, बेहतरी की वही उम्मीदें। यहाँ पर कैसे हालात में रह रही हैं आप? यहाँ पे बस देख लीजिए आप कैसे हालात हैं। ये घर है, कितने लोग रहते हैं? इस घर में मेरा परिवार है, 2 बहुएं हैं मेरी। कितने लोग हो जाएंगे? हम लोग तो 10 लोग, मेरी 10 लोग हैं। 10 लोग कुल इस घर में रहते हैं। हमारे हिस्से में 10 लोग हैं। अभी तक तो हमें कोई सुविधा नहीं मिली है, यहाँ तक कि मेरा राशन कार्ड भी हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है। 4 महीने हो गया हमने ऑनलाइन कराया। ये मेरी ग्रैंड मदर है, इनका राशन कार्ड था लेकिन कैंसिल हो गया, 1.5 साल हो गए हैं। तो इनका हटा के हमने अपना अप्लाई किया था। मेरे 6 बच्चे हैं माशाल्लाह से। और एक्चुअली देखिए ये हमारे यहाँ 1.5 साल से लाइट भी नहीं है, बगैर लाइट के रह रहे हैं। क्यों? ये घर की वजह से। ये यहाँ लाइट नहीं मिल रही है? घर का विवाद चल रहा है इसलिए यहाँ पे लाइट कटवा दी गई, इसलिए नहीं मिल रही है। बड़े होकर क्या बनना है? बता क्या बनना है आपको? सपना तो एडवोकेट बनने का है, पर कुछ अभी तक हुआ नहीं है। पर बन जाओगी जी। और तुमको क्या बनना है? पुलिस। पुलिस बनना है तुमको? एक एडवोकेट एक पुलिस एक ही घर में। कब से रह रही हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे 35-40 साल हो गए होंगे। ऐसे हालात रहे? जी जी जी। आप आगे आ जाइए। तो मतलब कुछ पक्का कुछ वैसा बनाने का कोशिश? जी हाँ, कोशिश करा मगर रोक दिया गया। नहीं हो पाता? जी नहीं। किसी ने मदद कभी नहीं? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं की। उत्तर प्रदेश के इतिहास में शिया सुन्नी दंगे एक दाग की तरह थे। 1908, 1930, 1968, 1969, 1974 के दंगे इसकी बानगी हैं। जब भी शिया आजादारी का समय आता, दंगे भड़क जाते थे। इसीलिए 1977 में तत्कालीन यूपी सरकार ने आजादारी यानी शियाओं के जुलूस पर रोक लगा दी। करबला में इमाम हुसैन की शहादत के मातम के तौर पर मनाए जाने वाले आजादारी पर रोक से शिया बहुत नाराज हुए और उन्होंने इसको लेकर सड़कों पर कानून के हिसाब से लंबी लड़ाई लड़ी। 1998 में बीजेपी सरकार के दौरान उन्हें यह अनुमति मिली और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। एक सोच ये कहती है कि शिया वोटर पारंपरिक तौर पर बीजेपी के लिए सॉफ्ट रहा और बीजेपी भी शियाओं के लिए सॉफ्ट रही, पर क्या अब भी ऐसा है? मौजूदा हुकूमत ने हमने देखा कि पद्मश्री दिया कल्बे सादिक को। क्या ये टोकनिज्म है आपके हिसाब से? या टोकनिज्म तो वर्स्ट फॉर्म का है ये, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर कोई भी इज्जतदार कम्युनिटी होती, माफ कीजिएगा मैं, तो वो इसको मना कर देती। क्योंकि 2 रोज पहले की बात है, 22 मुसलमान जो है वो सीए एनआरसी में मार दिए। 80 बनाम 20 की बहस और मजहबी विभाजनों की अलग राहों के बीच इसी बस्ती के चौराहे पर अव्यवस्था का ऐसा अंबार दिखा जो लोगों की अनकही व्यथा बनकर इलाके में सड़ांध फैलाता रहता है। जब बारिश होती है तो पूरा भर जाता है, यानी कि अभी जब भर जाएगा तो आप आ जा नहीं सकते, इतनी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। लोगों को जब चुनाव के समय वादा करते हैं लोग, तो ये वादा करते हैं या दूसरे ही वादे में लगे रहते हैं? दूसरे वादे, बस चुनावी में। मजहबी वादे होते हैं? नहीं, मजहबी भी होते हैं। कूड़ा खाना हटाने वाले नहीं
अब कूड़ा खाना ना भी हटे तो मतलब कूड़ा जाएगा भी। जो है बस खाली हिंदू मुसलमान जात बिरादरी मंदिर कूड़ा और जिंदगी से नहीं लेना, कूड़ा जिंदगी से नहीं लेना है। कूड़ा खाना है यहाँ पर, ये कब से है? ये कम से कम 15 साल से है मैम। ये तो रिहायशी बस्ती है उसके बीच। इसमें बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर जब ये कूड़ा उठता है तो इतनी गंदगी फैलती है कि यहाँ बीमारियां फैलती हैं। अब इस टाइम कोविड का दौर है, इस टाइम तो बहुत परेशानी है, इससे कितनी बीमारियां फैलेंगी। 15 साल यानी बसपा, सपा और बीजेपी सबके योगदान से लगे अंबार ने चौराहे का नाम ही कूड़ा खाना कर दिया। पर राजनीति जब तक आश्वस्त वोट बैंक की चलेगी, ऐसी व्यवस्था आम रहेगी। गरीबों के इलाज की व्यवस्था कैसे हो कि गली गली तक स्वास्थ्य की सहूलियत पहुंच सके। अब सस्ता इलाज कैसे मिले, ये यूनानी दवाखाना हुआ करता था। यहां पर जर्जर हालात को देखकर आप समझ सकते हैं कि अब ये ऑपरेशनल नहीं है। यहीं पर जो बच्चे हैं वो पढ़ा भी करते थे आगे चिकित्सक बनने के लिए, और उसके साथ ही ये जो लगी हुई इमारत है वहां पर नए अस्पताल का निर्माण होना था, यूनानी अस्पताल का। सरकार ने अपने अधीन लिया और उसके बाद निर्माण की शुरुआत हुई, लेकिन पिछले 1.5 से 2 साल में ये जो काम है वो रुका हुआ है। दरअसल हमें यहां पर यह भी समझने की आवश्यकता है कि जो नीतियां बनती हैं या फिर जो अलग अलग स्टडीज होती हैं, उनमें जो चीजें निकल कर आती हैं, मसलन ये कि शिक्षा के हालात क्या हैं, स्वास्थ्य के हालात क्या हैं, गरीबी कितनी है, ये सारी चीजें क्या केवल आंकड़े बनाकर पेश कर दी जाती हैं या फिर आगे उन पर अमल भी किया जाता है। यूपी की आबादी में मुसलमान 20% है। ऐसे में पार्टियों के बीच इन्हें अपना वोट बैंक बनाने की होड़ क्यों रहती है, वो भी समझ लेते हैं। एक्सेस माई इंडिया के अनुसार यूपी की 260 सीटों में मुसलमान 20%, 70 सीटों में 20 से 30%, 43 सीटों में 30 से 40%, 19 सीटों पर 40 से 50%। विधानसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 1967 में 6.6% था। कांग्रेस के घटते जनाधार के साथ ये प्रतिनिधित्व बढ़ा और 1985 तक 12% हो गया। हालांकि बीजेपी के बढ़ने के साथ ये फिर घटा और 1991 में 5.5% रह गया। उम्मीदवारों के तौर पर भी मुसलमान भागीदारी इस दौरान घटी, हालांकि समान अनुपात में नहीं। और केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि बाकी प्रमुख पार्टियां भी मुसलमानों को टिकट देने से बचती दिखी। हालांकि 1991 से 2012 के बीच मुसलमानों का प्रतिनिधित्व फिर बढ़ा और लगभग 17% तक पहुंच गया। हालांकि इस गणना का एक बड़ा कारण उत्तराखंड का अलग होना भी था, जिससे आबादी में समुदाय का अनुपात बदला। 2017 में बीजेपी की जोरदार जीत ने मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को वापस 1991 के स्तर पर पहुंचा दिया। 2012 में 68 मुसलमान चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। 2017 में यह आंकड़ा 23 रह गया। मुसलमानों की स्थिति में सुधार के लिए समय समय पर कई स्टडीज हुई, कई कमीशन बने। इनमें सबसे प्रमुख रहा सच्चर कमीशन, जिसे यूपीए 1 के दौर में गठित किया गया। इसने 2 साल के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें पिछड़ेपन के पैमाने पर मुसलमानों को SC/ST से भी नीचे रखा गया। बेहतरी के लिए शिक्षा समेत कई सुझाव दिए गए, पर क्रियान्वयन के नाम पर कुछ ठोस कभी नहीं हुआ। आजादी के बाद से कई और कमीशन ने भारतीय मुसलमानों की स्थिति पर स्टडीज की। हालांकि इनमें से अधिकांश चुनावों से पहले गठित हुए और चुनाव के पश्चात भुला दिए गए। इनमें प्रमुख रहे 1955 का काका कालेलकर कमीशन, जिसने मुसलमानों के लिए नौकरी में रिजर्वेशन की सिफारिश की, लेकिन यह कागजों पर ही रहा। 1980 में दूसरा बैकवर्ड क्लास कमीशन, मंडल कमीशन की कुछ सिफारिशें। 1983 की गोपाल सिंह कमेटी, जिसे कभी संसद में पेश भी नहीं किया गया। 2007 की रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, जो ठंडे बस्ते में ही रही। 1995 में सपा बसपा की गठबंधन वाली सरकार ने भी एक कमीशन बनाया ताकि मुसलमान ओबीसी की स्थिति के बारे में पता लगाया जाए। इसने मुसलमान ओबीसी के लिए अलग से 8.4% आरक्षण की सिफारिश की, पर इसे लागू नहीं किया गया। राजनाथ सिंह के सीएम रहते भी 2001 में सामाजिक न्याय कमेटी बनाई गई, जिसमें बाकी पिछड़ी जातियों के साथ मुसलमानों के लिए भी आरक्षण की बात हुई, पर विपक्ष के जोरदार विरोध के कारण ये ठंडे बस्ते में रहा और वैसे भी 2002 में बीजेपी चुनाव हार गई। बख्शी का तालाब में रुधही गांव और यहाँ पर तत्कालीन सांसद अटल बिहारी वाजपेयी की एक परिकल्पना कि किस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द को
बनाए रखा जाए, ताने बाने को समाज की दुरुस्त रखा जाए, और उसमें किस तरीके से रामलीला के जो सारे पात्र रहते हैं वो हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान होते हैं, और इसके जरिए किस तरीके से एक तरह से संस्कृति जुड़ती है और एक सीख पीढ़ियों से गुजरती रहती है। ये सलमान खान है। जब लखन नहीं तो राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ, जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं सुख समय कहाँ। संसार कहेगा वानरों ने वन में बहकाए रघुवंशी, वानर तो वन में भाग गए सब कुछ खोआए रघुवंशी। ये अरबाज खान है। जैसे मेरा नाम अरबाज खान है और ये मेरा दोस्त है सुजीत यादव। हम लोग की दोस्ती इसी वजह से हुई, जैसे हिंदू मुस्लिम जैसे रामलीला करते हैं वैसे ही बाहर की भी जो दुनिया है हम लोग साथ में मिलके एक मिसाल देते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है भाई भाई हैं। बख्शी का तालाब इलाके का रुधिगम, यहाँ बरसों से रामलीला भी होती है और अधिकतर किरदार मुसलमान होते हैं। मेरा नाम मोहम्मद साबिर खान है और मैं इस रामलीला का डायरेक्टर हूँ। अच्छा। उसके साथ ही मैं अभी तक दशरथ की भूमिका निभाता हूँ। वैसे भी आप इनके पिता हैं? हाँ, ये हमारे पुत्र हैं दोनों जो राम लक्ष्मण बनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा कि जो रामलीला हो उसमें मुस्लिम पात्र रहें। जी, उन्होंने कहा, उनकी भी दिशा बहुत रही यहाँ कि जो भी छोटे मोटे कार्यक्रम या बड़े होते हैं उसमें हिंदू मुसलमान मिल के करें, मुस्लिम जरूर रहे खास तौर से, वही आज तक चला रहा है। आज भी चला रहा है। मुस्लिम पात्र ही करते हैं यहाँ पर रामलीला, पूरी रामलीला यहाँ मुस्लिम पात्र ही करते हैं। इन वर्षों में अयोध्या का आंदोलन भी बीता होगा, 6 दिसंबर भी बीता होगा, मंदिर निर्माण का निर्णय भी आया होगा, लेकिन यहाँ परंपराएं नहीं बदली। 2 दशक पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने इस गांव के सद्भाव को राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित करके सांप्रदायिक राजनीति को आईना दिखाया था। उन्होंने नई परंपराएं शुरू की जो आज भी कायम है। वैसे सांप्रदायिक राजनीति की धुरी कहे जाने वाली यूपी की राजधानी लखनऊ ने पहले अटल बिहारी वाजपेयी को हमेशा अपने यहां से चुनकर लोकसभा भेजा, सामने भले मुस्लिम प्रत्याशी रहे हों। यहां ये देखना भी जरूरी हो जाता है कि हाल के समय में धर्म परिवर्तन का सबसे हाई प्रोफाइल मामला भी लखनऊ से निकला। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी आज हेट स्पीच के मामले में कानून के शिकंजे में हैं। पर क्या हुआ कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी को जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बनना पड़ा। यहाँ मजहबी तालीम भी है और जो आधुनिक शिक्षा होती है वो भी है। सीधे तौर पर आज के जमाने की जो जरूरत है, चुनाव के समय यहीं पर वोटिंग दी जाती है, कोरोना के लिए यहीं पर टीकाकरण किया जाता है, लेकिन शिक्षा का जहां तक सवाल उठता है वो बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। किसी भी समुदाय का अगर समुचित विकास चाहिए तो शिक्षा बहुत आवश्यक हो जाती है। ये बहस का विषय जरूर बनता है, लेकिन उसमें से निकलता क्या है? आपको लगता है इतने सालों में मुसलमानों ने खुद को वोट बैंक बनने दिया है? क्या उनकी तालीम पर उतना ही काम हो पाया है? क्या उस पर कोई कोशिश कर रहा है, उनकी आर्थिक तरक्की पर, उनकी एजुकेशन पर? मुसलमानों को अगर पढ़ा लिखा बना दोगे तो वोट बैंक कहाँ बन रह जाएगा? वो तो उसमें समझ पैदा हो जाएगी कौन हमारा दुश्मन है कौन दोस्त। तो वोट बैंक बनाने के लिए तो मदरसे खुले। मदरसे अगर बंद हो जाएंगे और स्कूल खुल जाएंगे तो वोट बैंक कहाँ रहेगा? मदरसे खोले इसीलिए गए। कांग्रेस के जमाने में उत्तर प्रदेश में, समाजवादी के जमाने में 22,000 मदरसे इनलीगल खुल गए। किसी भी समाज की बेहतरी का सबसे बड़ा सूत्र है शिक्षा। अब तक बनी तमाम कमेटियों की सिफारिश यही रही कि मुसलमानों की तरक्की के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था बहुत जरूरी है। पर मुसलमानों में शिक्षा का अभाव है, ये हकीकत है। 150 रुपए में 200 रुपए में क्या होता है? ये जरी का काम चल रहा है। जी, जरी का काम है। और जरी तो सबसे महंगी चीज होती है। लेकिन हम लोग को महंगी होती है, लेकिन इसका प्राइवेट दुकानदारी खाता है, हम लोग को तो नहीं मिलता है ना। बिल्कुल कम से कम मजदूरी, सारे काम की मजदूरी सबसे कम इसी में। कहीं भी किसी देखिए, ये जितने लोग बोलते हैं, बड़े लोग जितने भी हैं, आप लोग तो बहुत महंगा खरीदती हैं इसको। ये आपके हाथ में जाएगा कम से कम नहीं तो 25,000 रुपए का। ये 25,000 रुपए का, और ये 2500 रुपए इनको मिलेंगे। हमको 2500 रुपए मिलेंगे। और कितना दिन लगता है एक ऐसा तैयार करने में? जी,
15 दिन के काम के आपको 2500 मिलेंगे, जो बाजार में 25,000 में बिकेगा। बीते कुछ सालों में यूपी में मुसलमानों की बेसिक शिक्षा के केंद्र मदरसों पर बहुत ध्यान दिया गया। राजनीतिक विमर्श में इसे मजहब में दखलंदाजी कहा गया, लेकिन मदरसों को आधुनिक और रोजगार परक शिक्षा से जोड़ना महत्वपूर्ण काम रहा। राज्य में 2017 से पहले कुल 19,123 मान्यता प्राप्त मदरसे थे। 2017 में मदरसा शिक्षा परिषद का पोर्टल लॉन्च हुआ। इसमें 16,222 मदरसों ने पंजीकरण करवाया। 558 मदरसे सरकारी अनुदान से चलते हैं। समय के साथ मुस्लिम समाज के बीच कुछ आंकड़े शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों की सहभागिता को लेकर बेहतरी की उम्मीद भी जगाते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के अनुसार 2019-20 सत्र में यूपी में प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा पाने वाले बच्चों में 15.47% छात्र मुसलमान थे। हालांकि 20% से अधिक आबादी के लिहाज से ये काफी नहीं है, लेकिन अगर 2011-12 के सत्र से इसकी तुलना की जाए तो पता चलता है कि शिक्षा पाने वाले छात्रों में मुसलमानों की संख्या तब 11.18% थी। इस लिहाज से शिक्षा के प्रति जागरूकता का अच्छा संकेत मिलता है। मतलब पैसा तो है नहीं, जो रोजमर्रा वाले लोग हैं, क्योंकि सरकार में ज्यादा, क्योंकि पढ़े हुए तो है नहीं हम लोग, कोई ज्यादा हम लोग का वो नहीं है। बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चों को पढ़ाना तो बिल्कुल चाहेंगे भाई, क्योंकि हम पढ़े हुए नहीं तो लड़के तो जरूरी पढ़ाना चाहेंगे। वैसे एक आंकड़ा ये भी मिलता है जो ये बताता है कि लड़कियों की शिक्षा को लेकर भी यूपी के मुस्लिम समाज में जागरूकता बढ़ी है। UDISE के अनुसार अगर निजी स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षा स्कूलों को देखें तो लड़कियों में मुस्लिम लड़कियां 12.22% हैं, जबकि मुसलमान लड़कों में ये सिर्फ 8.94% है। इसी तरह 10वीं कक्षा के लिए सत्र 2019-20 में 12.88% लड़कियां मुस्लिम थी और 11.35% मुस्लिम लड़के थे। आंकड़े यूपी के मुसलमानों में शिक्षा के लिए अलग ट्रेंड देख रहे हैं। शिक्षा बढ़ेगी तो जागरूकता बढ़ेगी, और एक जागरूक मतदाता लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति होता है। एक वोट बैंक होने के बड़े खतरे होते हैं। अव्वल तो ये कि जो ये समझे कि आप उसका वोट बैंक है, वो क्या उस हिसाब से और कदम उठाएगा कि उसका फायदा हो। दूसरा ये कि जो ये समझे कि ये मेरे वोट बैंक नहीं है, क्या वो उस हिसाब से तरक्की के लिए कदम उठाएगा। क्या एक वोट बैंक को वोट बैंक बनाए रहने देने के लिए उनकी शिक्षा और बाकी व्यवस्थाएं की जाएंगी, ये बहुत बड़े सवाल है। मुसलमान को कभी भी किसी एक पार्टी को हर हाल में हराने के लिए वोट नहीं देना चाहिए, ये तहैया नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं तो हमेशा कहता हूं इस बात को, आज और जोर से कह रहा हूं, अब आपके सामने बैठ के कह रहा हूं कि हम एक पार्टी को हर हाल में हराएंगे, ये क्या बात है। ये अलग बात है। पर वोट बटेगा तो बीजेपी को फायदा होगा, तब तो आप बीजेपी का ही काम कर रहे हैं। हाँ, ये भी आप कह सकती हैं आराम से। मेरे दोस्त लोग यही बात कहते हैं कि तुम तो बीजेपी की सपोर्ट लो। मैं बीजेपी की सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक मोटी सी बात कह रहा हूं। महमूद मदनी जो कह रहे हैं उसमें एक सलाह है, पर साथ ही मजहबी सियासत का एक बेबाक आकलन भी, जो कहता है कि वोट अगर किसी के खिलाफ होता है तो समुदाय के लिए कैसा संकट हो सकता है। क्योंकि जिसको ये तय कर लेंगे उसको हराना है, तो उसको तो हमारी जरूरत वैसे ही नहीं रह गई। हाँ। और जिसको जिताना है उसको भी हमारी जरूरत नहीं रह गई। तो ये तो बिल्कुल गलत मुंह है। लेकिन मैं टोटल विरोध कैसे कर सकता हूं? कोई अच्छा काम भी कर सकता है। यही मेरा ओवैसी साहब के अच्छा बारे में काम भी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, सारे काम गलत कैसे हो सकते हैं? योगी जी की भी वकालत कर रहे हैं, ओवैसी जी की भी कर रहे हैं एक हद तक। एक मुश्किल ये है, आप लोगों ने, सॉरी मतलब आपसे मुराद आप नहीं है ना, आपका चैनल है, लोगों ने आज के जमाने में ऐसा कर लिया है कि या तो टोटल विरोधी होंगे या टोटल सपोर्टर होंगे। सरेंडर कर दो, पार्टी में आ जाओ, ओवैसी साहब की पार्टी में चले जाओ, बस उनके प्रवक्ता बन जाओ। यूपी के सीएम अगर 20% की लड़ाई की बात करते हैं तो इसके पीछे क्या कटाक्ष है वो जग जाहिर है, और बहस छिड़ना लाजमी है कि एक मुख्यमंत्री को ऐसा बयान देना चाहिए या नहीं।
योगी आदित्यनाथ ने ये स्पष्ट कर दिया कि 20% से उनका आशय देश के विरोधियों से है, न कि मुसलमानों से। हालांकि ऐसा कहने के पीछे समझने वाले को इशारा काफी है वाला भाव है। चुनाव 80 बनाम 20 जाएगा, और मैंने आपको पहले कहा कि चुनाव होंगे तो आप रिजल्ट दो, 10 मार चुकाने दीजिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी जो 3/4 से अधिक सीटों को पा करके प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही होगी, दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा, बसपा ये सभी दल होंगे जो 20% की लड़ाई के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। ये 20% कौन है? ये 20% वे लोग हैं जो राम जन्मभूमि का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, मथुरा वृंदावन के भव्य स्वरूप का विरोध करते हैं। ये 20% वे लोग हैं जो जिनकी पीड़ा माफियाओं के साथ में है, जिनकी पीड़ा पेशेवर अपराधियों के साथ में है, जिनकी संवेदना पेशेवर आतंकवादियों के साथ में है, ये वही लोग हैं। सीएम की बात का सीधा अभिप्राय ये है कि 20% के इस वोट बैंक में वो खुद के लिए शायद कोई हिस्सेदारी नहीं देखते, लेकिन सेक्युलर राजनीति के झंडाबरदारों में भी मजहबी सियासत के कांटेदार बयानों की कमी नहीं। 20% अगर ध्रुवीकरण के साथ किसी एक के पक्ष में जाए तो निर्णायक हो सकता है, और जिन सीटों पर संख्या 30% से अधिक है वहां तो निश्चित ही। सवाल ये है कि क्या एक पार्टी के पक्ष में ध्रुवीकरण के संकेत दिख रहे हैं? क्या समुदाय के भीतर जातीय विभाजन की लकीरें मिट चुकी हैं? क्या महिलाएं भी एक सा ही सोच रही हैं? करना नहीं चाहिए पर करते सब हैं। पार्टी के निशान बदल जाते हैं, बयानों का अंदाज बदल जाता है, पर जो उसका सार निकल कर आता है वो यही कुछ होता है। बहरहाल इस सब के बीच जो लड़कियां हैं उनका भी मुद्दा उठता है। जो महिलाएं हैं मुस्लिम्स में, उनमें शिक्षा किस तरीके से बढ़ रही है कि नहीं, सुरक्षा के अगर एक विश्वास है तो वो है कि नहीं, ये उन्हीं के मन से समझते हैं। एक दूसरे के बीच में वो जैसे दीवार होती है खड़ी कर देती है, और हम लोग हमेशा से हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सब एक रहे। देश भर में महिलाओं की स्थिति बदल रही है, मानसिकता बदल रही है, और मुसलमान समुदाय भी इससे अछूता नहीं है। आप लोग यहाँ पर रहती हैं? जी यहीं पे रहते हैं हम लोग। जी ये अभी मतलब काम से जा रही हैं या नहीं? काम से ही जा रहे हैं। कैसे हालात है यहाँ पर? क्या कानून व्यवस्था, सुरक्षा, उस तरह की चीजें लगती हैं आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं, इंसान सेफ ही नहीं है आजकल, खासकर तो लेडीज। लेकिन आप लोग अकेले निकल पाती हैं? निकल पाते हैं, लेकिन बहुत उसमें ही निकल पाते हैं। जी बस जो काम होता है काम के तहत ही जाते हैं, ऐसे नहीं। मुस्लिम महिलाएं भी तरक्की चाह रही हैं, घर में योगदान बढ़ाना चाह रही हैं, पर क्या 3 तलाक जैसे कानून मन को भा रहे हैं? लेडीज के लिए, औरतों के लिए सुरक्षा है? रात में देर रात जा पाती हैं? हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह से हम लोग। हाँ, महिलाओं को लुभाने के प्रयास कांग्रेस से लेकर बीजेपी कर रही, पर इन महिलाओं की इच्छा मुसलमान होने के नाते मापी जाएगी या महिला होने के नाते? ये सवाल नेताओं को भी उलझन में डाल रहा है। आपके यहाँ मैं देख रही हूँ हुसैन हाउस एंड डॉटर्स लिखा हुआ। जी, मेरे बेटे नहीं है तो मेरी बेटियां ही मेरे बेटे हैं। अच्छा। इसलिए यहाँ पर जो हालात दिख रहे हैं बाहर, उसके बारे में चर्चा मैं कर रही हूँ। उसके बारे में ये ठीक है, सब तरक्की हो रही है इलाके की? एजुकेशन पहले तक कुछ नहीं मिल रहा है। एजुकेशन तो 2 साल से बिल्कुल ही बंद है। क्या कुछ नहीं है? जब से कोरोना का ये हुआ है सारे स्कूल बंद रहा। ऑनलाइन क्लास की तो उससे तो कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, कुछ नहीं पहुंच रहा है। अमीरों को तो भले ही पहुंच जाता हो, गरीबों को तो कुछ नहीं पहुंचा है। कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे? लड़कियां पढ़ पाई? हाँ, लड़कियों ने मेरी पढ़ा, वो तो पहले पढ़ाई करवाई। जी जी, मेरी 2 बेटियां थी, दोनों की शादी हो गई। लोकतंत्र में एक वोट की ताकत की दुहाई दी जाती है, उसकी शक्ति का बखान होता है, पर नेता के लिए समग्र वोटों की संयुक्त ताकत के ही मायने होते हैं। इसीलिए आश्वस्त वोट बैंक की अहमियत सबसे अधिक रहती है। बुनियादी जरूरतें हर इंसान की एक जैसी ही होती हैं, और तरक्की का रास्ता भी एक तरफ से होकर ही गुजरता है। वोट का रास्ता अगर तरक्की का रास्ता ही निर्धारित कर ले तो राजनीति भी काफी कुछ बदलेगी। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।